पर सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। सुप्रिया, शाश्वत, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, बात कर लेते हैं जल्दी से हर एक पॉइंट के बारे में। और आज हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ सेक्टर्स के बारे में। पिछला लेक्चर जो था वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में था, जिसमें मैंने पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया था आपको। इसके अलावा इंडिया जो है वो एक लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है, इंडिया एक ओपन में है, क्लोज क्या होता है, और साथ ही मैंने आपको बताया था डेवलप या डेवलपिंग क्या होता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझा दिया जाए अच्छे से, और इसके अकॉर्डिंग आप पूरी दुनिया को देख कर चलें इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा होता है। आज का जो टॉपिक है वो इसी का एक पार्ट है। जैसे कि आपने कहा सर इंडिया एक इकोनॉमी है, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अमेरिका या रशिया सारी इकोनॉमी है ये, क्योंकि सब एक जियोग्राफिकल एरिया है। हर एरिया जो होता है वो एक इकोनॉमी का रूप हो जाता है, मैंने बताया आपको। लेकिन आज के लेक्चर में जो कहानी है जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको। बस एक ही चीज हमेशा याद रखनी है, हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है और पेशेंस रखना है भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब कुछ क्लियर है ना? यस कह दो एक बार सभी लोग जल्दी से। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि जैसे हमारा इंडिया है सर, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अब इसमें अमूमन आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे सर फार्मर हैं, किसान हैं, या गांव से रिलेटेड कोई काम करते हैं। इस इकोनॉमी में बहुत सारे लोग लेबर हैं और बहुत सारे लोग सर्विसमैन हैं। मुख्य तौर पर हम देखते हैं भाई, यहां पर पहली बात समझना सर, एक इकोनॉमी को हम कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उस इकोनॉमी के अंदर हम ये कहते हैं कि ये अलग अलग प्रकार से बात होती है सर। अब देखो, इस आधार पर हम ये कहते हैं कि इकोनॉमी में जितने किसान हैं हम उसे कहते हैं कि वो प्राइमरी सेक्टर होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र होता है। उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जितनी भी लेबर जो इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रही है उसको हमने सेकेंडरी का पार्ट मानते हैं, और जितने भी सर्विसमैन हैं उनको हम टर्शियरी यानी कि तृतीयक का पार्ट मानते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, कई बार एग्जाम में सवाल आता भी है कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी, और उससे रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। मतलब एक कॉमन बात यह है सर, किसान या गांव से रिलेटेड कोई काम हो गया, खेती करने के अलावा जैसे होता है बागवानी करना, जैसे होता है जानवरों को पालना, मुर्गियों को पालना, पेड़ पौधों से रिलेटेड कोई काम करना, वो सारा का सारा इधर माना जाता है। जो उद्योग संबंधित काम है, मान लीजिए कहीं सड़क बन रही है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं कोई डैम बन रहा है, कहीं बिजली बन रही है, गाड़ियां बन रही हैं, उसमें काम कर रही है लेबर, वो सारा सेकेंडरी। और सर्विस, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, जज, पुलिस में, आर्मी में बिजनेस करने वाला, ये सब क्या है? सर्विस दे रहे हैं सर हमें, ये सारा टर्शियरी मानते। एक तो ये तरीका होता है डिवाइड करने का। बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई? ओके। अच्छा, एक तरीका ये भी होता है सर, हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी को अगर मैं ये डिवाइड करूं कि जनरली तौर पर आप ये भी तो कह सकते हो सर कि कुछ लोग पब्लिक में काम करते हैं यानी सरकारी, और कुछ लोग प्राइवेट काम करते हैं। भाई ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है या नहीं बताओ, कि कुछ लोग सरकारी होते हैं और कुछ प्राइवेट होते हैं। जब सरकारी और प्राइवेट वर्ग टू, वर्ग वन, टू टू तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जब आप कहते हो गवर्नमेंट टू, यहां पर बात हो रही है सर जो सरकारी है। अब जैसे मान लो कोई इंसान एसबीआई बैंक में नौकरी पे लगा, किसी का एसएससी एग्जाम पास हुआ, किसी का यूपीएससी एग्जाम पास हुआ। अब यहां पर जब कोई इंसान नौकरी करेगा तो आप कहोगे कि वो गवर्नमेंट के पास है, वो पब्लिक में है सर, सीधी। अच्छा, अगर मान लो कोई आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में काम कर रहा है, कोई इंडिगो एयरलाइंस है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसमें काम कर रहा है, कोई एयरटेल कंपनी में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट कोचिंग पढ़ा रहा है, अब अल्टीमेट आप क्या कहोगे सर? तो ये जो हो गया हमारे पास, ये प्राइवेट हो गया। तो जनरली तौर पर क्या होगा कि सरकारी और प्राइवेट जो है उसमें भी बांटा जा सकता है, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट, ऐसे भी बांटा जा सकता है। अच्छा, एक और तरीका होता है बांटने का सर, एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि हम ये कहें कि हमारी इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें कुछ लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और कुछ अनऑर्गेनाइज्ड में काम करते हैं। अब ये क्या हुआ भाई? अभी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी सिर्फ इतनी बात मैंने बताई कि इंसान जो काम करता है उस काम के आधार पर हम उसको इस तरह भी बांट सकते हैं और इस तरह भी बांट सकते हैं। अच्छा, एक होता है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। देखो, अब मैं आपसे कहूं कि हम लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं, आप एक अंदाजा दीजिए मुझे, वाई यू वांट टू डू ए गवर्नमेंट जॉब।
क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब आपको? क्या सैलरी ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, सैलरी ज्यादा नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप बताइए फिर भी हमें गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए? अच्छा, एक नौकरी पेशा आदमी में, नौकरी करने वाले में, अच्छी खासी नौकरी करने वाले में, और ये सोचिए एक छोटा सा रिक्शा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, कहीं सेल्समैन ही करने वाला, उसमें और एक नौकरी पेशा में क्या फर्क नजर आता है आपको? आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। देखो, गवर्नमेंट आप इसलिए जाना चाह रहे हो क्योंकि सर, एक तो उसमें जो अमाउंट फिक्स हमारी सैलरी और जॉब है, हम ये कहते हैं कि जॉब हमारी लगभग लगभग सिक्योर है, जॉब सिक्योर है, दहेज का पैसा मोटा मिलेगा। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए, जॉब स्टेबल है, जॉब सिक्योरिटी है। दूसरा, सैलरी फिक्स है, समय समय पर अलाउंस नाम से कुछ मिलता रहेगा, महंगाई का पैसा, अलग अलग चीज का पैसा। फ्यूचर सेफ है। मैं जो बात समझा रहा हूं, बस बात आ गई समझ में। सर फ्यूचर सेफ कैसे हुआ ये बताओ? क्योंकि आप कहोगे सर यहां फ्यूचर सेफ होने का अर्थ ये हुआ कि हमें वर्तमान में सैलरी मिलेगी। बस अपनी बात छोड़िए, अब मेरी सुनिए। वर्तमान में सैलरी तो मिलेगी, वो तो हर किसी काम करने वाले को मिलती है, सैलरी तो यहां भी मिल रही है, लेकिन यहां जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है, यहां फिक्स सैलरी नहीं है, यहां जनरली लोग मजदूरी पे काम करते हैं। भाई कोरोना आया, कोरोना आया तो कोरोना आया, लेकिन इन लोगों की नौकरी है, ये कहीं नहीं गई, इन लोगों की नौकरी चली गई या इनकी सैलरी तक कम हो गई। सरकारी वालों की सैलरी कम नहीं हुई, लेकिन इनकी जो सरकारी नहीं है अमूमन उनकी सैलरी कम हुई है। अच्छा, फिर आप कहोगे सेफ का मतलब है सर जैसे रिटायरमेंट होंगे तो प्रोविडेंट फंड का पैसा, अगर मान लीजिए काम करते करते होता है ना भाई कि ऑन ड्यूटी इसकी डेथ हो गई है, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट हो गया है ना, ऑन ड्यूटी पे बहुत सारे इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं। अच्छा, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बीमार का इलाज अच्छे से अस्पताल में होता है, वो भी फ्री में होता है, उसे ईएसआई हॉस्पिटल कहते हैं, वो ईएसआई हॉस्पिटल बने होते हैं वहां। अगर कोई 5 साल नौकरी करने के बाद हटे तो उसको भी ग्रेजुटी का पैसा। मतलब एक बात ये है कि फ्यूचर के लिए भी पैसा मिलता है, सैलरी भी मिलती है, फ्यूचर के लिए भी मिलता है। अच्छा, कोई रिक्शा चला रहा है, ठेली चला रहा है, दुकान पे काम कर रहा है सर, तो अब उसे क्या है, सैलरी तो मिल रही है लेकिन वो भी फिक्स नहीं है अमूमन, ठीक है। अब उसको जैसे मेडिकल की छुट्टी हो जाती है, प्रोविडेंट फंड होता है, हमारी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा कट करना अलग जमा हो जाता है, और जितना हमारा कटता है उतना एम्प्लॉयर मालिक भी देता है। तो वो जो पैसा हमारा जमा होता रहता है नॉर्मली हम उसको रिटायरमेंट पर लेते हैं। आप सुनेंगे कि भाई ये इंसान काम कर रहा था, इसका पीएफ बन रहा था, अब ये रिटायर हुआ है, इसको 25 लाख से या 40 लाख या 30 लाख रुपए मिले पीएफ का पैसा। ये सैलरी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट के जमा होता है। अब ये रिक्शा ठेली चलाने वाला, नॉर्मल सी दुकान फैक्ट्री पे काम करने वाले के लिए तो ये बनती है ये बात। तो इसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, फ्यूचर का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इसे। ईएआई हॉस्पिटल फैमिली के लिए भी है, हाँ अपनी फैमिली के लिए, उसमें याद रखना अपनी फैमिली में कुछ इंडिविजुअल लोग जुड़े जाते हैं, उन्हीं के लिए होता है। खुद के लिए वाइफ और बच्चे या हस्बैंड और बच्चे, इस तरीके से होता है, उतने ही होते, उससे ऊपर नहीं है। ये भाई भी है, बहन भी है, उसका फैमिली मेंबर भी है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अपनी फैमिली जो कंसीडर होती है उसी को मानते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो आपने कहा ऑर्गेनाइज, आज देश की हमारी 10 से 12-15% आबादी ही इसमें काम करती है, लेकिन बाकी के 80-85% लोग कहां काम कर रहे हैं सर? वो अनऑर्गेनाइज में कर रहे हैं। इसीलिए अब ऑर्गेनाइज का मतलब सरकारी नहीं है, ऑर्गेनाइज में सरकारी तो है ही है अमूमन, प्लस बड़ी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट में बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हमारा कैरियर व्हील है भाई, यहां जो भी एम्प्लॉई है, जो काम कर रहा है एम्प्लॉई, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उनको पीएफ वगैरह का पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। दीपेश क्या आप राशिद सर हो? हाँ भाई मैं राशिद सर हूं, ठीक है। तो हाँ मम्मी पापा का देखना शायद नहीं आते वो, मम्मी पापा शायद, मैं एक बार एग्जैक्टली चेक करूंगा, मेरा मीनिंग ये समझाने का, ये फायदे मिलेंगे वो एक बार देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ जो काम कर रही है एम्प्लॉय वगैरह काम कर रहे हैं, उनको ये पीएफ वगैरह का भी पैसा है। अच्छा, मेडिकल महीने में एक छुट्टी वो ऐसे भी ले सकते हैं। अच्छा, कोई महिला जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी का दौर है तो उसको मैटरनल लीव मिलती है। अच्छा, कोई ऐसा होता है कई बार किसी की मदर डेथ हो जाती है और बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको पैटर्नल लीव मिलती है। आजकल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे भारत में, यूपी सरकार भी लेकर आई है कि आपको पैटर्नल लीव भी मिल जाएगी। तो अब ऐसा क्या है कि वही छुट्टी भी कर लेते हैं, उसके पैसे नहीं कटते हैं, बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। तो ये सब बेनिफिट ऑर्गेनाइज में होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ये बेनिफिट नहीं।
कि भाई आप छुट्टी करें और पैसे मिले, ये ऑर्गेनाइज में हो जाता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज में आप एक दिन भी छुट्टी करेंगे, हिसाब में एक दिन की छुट्टी के पैसे काट लिए जाएंगे, या एक दिन कमाई नहीं करोगे आप, ऐसा होगा। अगर बात दिमाग में फिट हो जाए, चलो वो देख लेना भाई। चलिए चलिए गौरव, वो अलग बात है। तो ये आपने डिवाइड करना है सर। अब हमसे जो भी सवाल बनेगा, जब हम सेक्टर में डिवाइड करेंगे तब हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक सरकारी होगा काम, एक प्राइवेट होगा। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है सर, ये जो सरकारी और प्राइवेट है, ध्यान रखना, इसके बीच का एक रास्ता निकल कर आया है। आजकल क्या हो रहा है कि सरकार प्राइवेट वालों के साथ मिलकर, आजकल सरकार प्राइवेट वालों के साथ मिलकर काम कर रही है। उसे बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकारी और प्राइवेट वाले। जलेश, बात समझना। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है, जैसे आजकल मैं बताऊं। अब एक सड़क बनानी है, ध्यान से सुनना बात को, जिसको बनाने में खर्च होंगे 25,000 करोड़, मान लो, या 2500 करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो। अब एक सड़क बनानी है, जो किसकी जिम्मेदारी है बताओ मुझे। सड़क बनाना किसका काम है देश में? सरकार का काम है। अब सरकार सड़क बनाएगी, कितना खर्चा होगा? 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो पहले 2500 करोड़ होंगे, सड़क बनेगी, उस पर गाड़ियां चलेंगी, तो वहां से टोल का पैसा आएगा, और ये आने में 10-15 साल लगेंगे, इतना पैसा आने में। बोलो हाँ। अब ये बताओ कि ये 2500 करोड़ रुपए बिना लगाए सरकार सोच रही है कि सड़क भी बन जाए, 2500 करोड़ खर्चा भी ना करना पड़े, क्या करें? अब देखो इसमें क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लो एक कंपनी है, जेपी कंपनी है, मान लो कोई जेपी। अब उससे कहा जाएगा तुम ये सड़क बनाओ, अभी बात समझना, उसमें कहा जाएगा तुम ये सड़क बनाओ। अब सड़क बनाएगी जेपी कंपनी, और कितना पैसा लगाया उसने? 2500 करोड़। अब हिसाब बनेगा भाई, 2500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, प्लस ये रिकवरी होने में 15 साल लगेंगे फॉर एग्जाम्पल। 15 साल में फिर आपको 15 साल का लाभ भी मिलना चाहिए। तो रूल बनेगा भाई इसके अंदर, मान लो मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं कि 4,000 करोड़ रुपए आपको टोल की वसूली अगले 15 साल में हो जाएगी, एक एग्जांपल है। तो जेपी कंपनी ने क्या करा कि भाई इसने 2500 करोड़ रुपए लगा के बना दिया। उसने कहा ठीक है, 15 साल हम टोल वसूल करेंगे, टोटल 4,000 हमें मिल जाएंगे, और जब 4,000 करोड़ हम रिकवर कर लेंगे, उसके बाद ये सड़क सरकार को दे देंगे। मतलब फिर जो भी पैसा आएगा वो सरकार लेगी। भाई उनको देखो, उन्हें 2500 करोड़ लगाए, उनको फायदा हो गया, प्रॉफिट, वो तो बिजनेस कर रहे हैं। यानी एक तरीके से उसने बिजनेस कर लिया, अपना फायदा कमा के चला जाएगा। ये सड़क सरकार की ही है, लेकिन सरकार को ये पैसा मिलेगा जब उस प्राइवेट कंपनी का पैसा अपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि सड़क तो 15 साल बाद खत्म नहीं होगी, सड़कें तो चलती रहेंगी। जैसे आगरा एक्सप्रेसवे बना है, नोएडा एक्सप्रेसवे बना है, जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब इसी मॉडल पर काम हो रहा है। सरकार का पैसा भी नहीं लग रहा, सड़कें भी देश में बन रही हैं, और भविष्य में उन सड़कों से सरकार को ही पैसा कमाई होगी, जितने समय का डील है उतने डील होने के बाद। बोलो हाँ या ना। तो ये कॉन्सेप्ट, आजकल स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, आजकल जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, और यहां तक कि रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। अब जो नए रेलवे स्टेशन भी बन रहे हैं अच्छे अच्छे, वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं भाई। अभी जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं, अडानी कंपनी सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बना रही है, उनके साथ एग्रीमेंट है 30 साल, 35 साल, 50 साल, कि हम पैसा लगाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगले 50 साल तक की कमाई हमारी, उसके बाद सरकार का ही हो जाए। तो बस अब इसको लिखना है और कुछ नहीं करना भाई। इंजीनियर किस में आते हैं? देखो, अगर इंजीनियर के पास प्राइवेट इंजीनियर या सरकारी इंजीनियर, सरकारी भी होते हैं। इंजीनियर कहाँ काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा उसकी कंपनी, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज है। वैसे ऑर्गेनाइज में जाते हैं इंजीनियर ज्यादातर। और इसमें देखें तो सर्विस है, इंजीनियरिंग करना यानी एक सेवा दे रहा है, सामान नहीं बेच रहा, वो एक सेवा दे रहा है, गाइड कर रहा है कि इस काम को ऐसे कर लो। टीचर भी गाइड ही कर रहा होता है, बिजनेस बिजनेस कर रहा। तो एल कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां। एल कंपनी पीपीपी नहीं है, मैंने कहा एल एक कंपनी है प्राइवेट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेगी सरकार से। जो अभी सुदर्शन सेतु बना है, गुजरात वाला सुदर्शन सेतु, वो एल ने बनाया है, उसने तो कंस्ट्रक्ट करा है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको पीपीपी मॉडल पे बनाया है, वो तो बनाने वाली कंपनी है, उससे तो कोई भी काम करवाएगा। भाई एक बात बताओ, जैसे ये सड़क बनेगी, ये जेपी कंपनी पैसा लगाए या सरकार लगाए?
जो काम करने वाली लेबर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो करेगा ना, वो तो इन्वेस्ट करने वाली कंपनी हो गई जो पैसा देगी और पैसा कमाएगी। ठीक है, तो अब वो अलग बात है कि कितने पे टैक्स लगेगा कितने पे नहीं लगेगा, वो अलग मैटर है। इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसे रूल्स आते हैं तो सरकार इन्वेस्ट कर पैसा कमाने का काम ढूंढती है और इससे देश में नई चीजें आती है। अब देखो, जितना को बिल्कुल आराम से लिखना, कोई जल्दी नहीं है भाई, और डाउट लगे पूछना मुझसे क्योंकि मैं पूरा फोकस समझाने पर देता हूं भाई। चलिए, सरकार तो पैसा तो ले रही है ना, सरकार किससे पैसा ले रही है भाई, मैंने ये बताओ आप मुझे कि सरकार पैसा जो ले रही है भाई वो किससे ले रही है? सरकार किससे पैसा ले रही है बताइए सुजीत भाई। वो कंपनी पैसा दे रही है, प्रोटेक्शन क्यों देना है सर? सुमित, किस चीज का प्रोटेक्शन? कौन से पॉइंट पे बात कर रहे हो आप? यहां पर तो प्रोटेक्शन मैंने कुछ नहीं बताया अभी भाई। इन्वेस्टमेंट करने वाली प्राइवेट कंपनी है, कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट देके बनवा दिया, उसने प्रॉफिट कमा लिया सरकार को, बाद में उससे सड़कें भी सरकार की और बाद में पैसा भी आएगा सरकार का, बस इतनी सी बात मैंने। किस बात का प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं भैया आप? वो बात समझ नहीं आई, आज की क्लास से रिलेटेड नहीं लग रहा है, कल वाली से लग रहा है। चलिए फिलहाल यहां पर बात समझिए, इसको एक बार नोट करिए, पहले पहले इसको नोट करिए कि स्वामित्व के आधार पर अगर बांटा जाए तो एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है भाई, जिसमें भी सरकार 50% के ऊपर मालिक होगी वो सरकारी, और जहां 50% से नीचे मालिक होगी सरकार वो प्राइवेट हो जाएगा, और जहां दोनों मिलके काम करेंगे वो पीपीपी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो भाई, हेडिंग है आज की टाइप्स ऑफ सेक्टर। बस नोट कर लीजिए, अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे एसबीआई बैंक सरकारी है, एलआईसी सरकारी है, बीएसएनएल एमटीएनएल सरकारी है, एयरटेल प्राइवेट है, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट, ये सारी प्राइवेट है। तो अभी जितने भी नए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हाईवे ये सब बन रहे हैं, सब पीपीपी पर आधारित होंगे। ऑनर मतलब मालिक, स्वामी, ये लिखा है मैंने, ऑनर कहते हैं स्वामी, मालिक। यानी जब 50% के ऊपर सरकार का हुआ, भाई मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना मोहित, कि सर एसबीआई जो बैंक है हमारा, एसबीआई बैंक में लगभग 57% सरकार का है, और बाकी इसका मतलब 57 के अलावा बाकी जो 33% है, सॉरी 43, वो प्राइवेट वालों का है, वो निजी लोगों का निवेश है। अब ये बताओ कि ये सरकारी मानेंगे या प्राइवेट मानेंगे? ऑनरशिप यानी मालिकाना हक किसका है? तो आप कहोगे सर जो बड़ा होता है वो मेजॉरिटी होती है, और उसी को मान लिया जाता है कि मेजॉरिटी किसकी है, सरकार की है, इसलिए इसको सरकारी में गिनेंगे, पब्लिक में गिनेंगे। जिसमें प्राइवेट का ज्यादा होगा, सरकार का कम, 50 के नीचे यानी, तो वहां प्राइवेट को गिना जाएगा। तो जितने प्लेटफॉर्म है वो प्राइवेट हो जाएंगे, सारे हो चुके हैं काफी सारे। अभी आप बहुत सारे स्टेशनों को देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आप सभी लोग जानते होंगे लगभग लगभग, दिल्ली में एक आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, और इस स्टेशन को मैं एग्जैक्टली अमाउंट नहीं बता रहा हूं लेकिन, और कानपुर सेंट्रल का है। तो आप क्या कहोगे कि सर कानपुर सेंट्रल अभी किराए पर दे दिया सरकार ने, और वो है 500 करोड़ रुपए साल के, यानी उस प्लेटफॉर्म से जो कमाई होगी वो सारी प्राइवेट कंपनी की। ध्यान सुना, उस प्लेटफॉर्म पे जो कमाई होगी वो सारी सरकारी प्राइवेट कंपनी की, और वो कंपनी सरकार को जो देगी, वो कंपनी जो सरकार को देगी वो देगी 500 करोड़। अब उसमें घाटा हो या फायदा हो, वो कंपनी का, उसने फिक्स रूल बना दिया कि अगले 30 साल तक हम आपको 500 करोड़ देने वाले हैं। ये तरीका। अब उस स्टेशन से कमाई का तरीका क्या है सर? वहां जितना भी सामान बिक रहा है, वहां जितने टिकट बिक रहे हैं, वहां जो सुविधाएं जुड़ रही हैं, अब स्टेशन के अंदर ही होटल बनाया जा रहा है, स्टेशन के अंदर ज्वेलरी की दुकानें बनाई जा रही हैं, स्टेशन के अंदर ही आपका मैकडी, मतलब सारे फूड पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इनसे जो कमाई होगी, याद रखना,
वो सारी कमाई कंपनी की, उस कंपनी सरकार को देगी 500 करोड़। साफ सफाई सब कुछ प्राइवेट कंपनी का। ये है तरीका। बिल्कुल दिखेगा ना, जब मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा ना, आपको टेंशन क्यों लेते हो? बात समझना इंपॉर्टेंट है, जब मैं कुछ भी कह रहा हूं उसे सुनिए ध्यान से, ठीक है? चलिए तो ये बाकी का 43 हम लोग हैं। कोई कंपनी है, मैंने शेयर खरीद लिए LIC के, आपने खरीद लिए, किसी ने खरीद लिए। 57 सरकार ने खरीदे, 57%। बाकी 43 में आम जनता है, कंपनियां हैं, उन सब ने खरीदा है। ठीक है? सुमित, AAO का यहां से नहीं होगा। AAO में 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं, तो भाई उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए जाना पड़ेगा आपको मेरे भाई इकोनॉमिक्स स्पेशल। इकोनॉमिक्स स्पेशल। चलिए सर, डन है यहां तक। किसी को सरकारी कहते हैं, किसी को प्राइवेट, और दोनों को मिलाकर। सत्यजीत भाई आज नहीं आया, बाकी तो आ रहा था, इसका मतलब भाई आज आपने लेट ज्वाइन किया। पूरी ईमानदारी से बताना। देखो, मैंने 11:15 से लेकर लगभग यहां पर 11:35 तक आपको सिर्फ ये समझाने पर ध्यान दिया है। ये समझा था आपने सत्यजीत या नहीं? अगर ये मिस किया था आपने तो भाई समझ में कुछ नहीं आएगा। छोड़ दो आज की क्लास, इसको करना फिर आना। और अगर आपने ये समझ लिया था तो मैंने आपको सीधा बताया था कि सर सरकारी कंपनी और प्राइवेट होती है। ये बताया था अगर कोई कंपनी है जिसमें 50% के ऊपर सरकार का है, 50% से अधिक की मालिक सरकार है, यानी सरकार मेजॉरिटी होल्डर है इसमें, तो वो सरकारी बनती है। 50% से कम सरकार का है, तो 50% से कम सरकार का है अगर, तो फिर वो प्राइवेट बनता है। बस यही तो मैंने आपसे कहा, और इतनी अच्छी कहानी बताई PPP में कि सर प्राइवेट वाले पैसा लगाएंगे, प्राइवेट वाले प्रॉफिट कमाएंगे, और बाद में वो सरकार को दे देंगे, है ना? तो ये बात समझने की थी। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं मुझे बताना, कि सर प्राइवेट और सरकारी हमारे देश में दोनों कंपनियां होती हैं, और इसका मूल बिंदु होता है मालिक बड़ा कौन है। अभी इतनी बात समझ में आ गई? सत्यजीत पहले इस बारे में बात करो, उसके बारे में बाद में करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा उस बारे में, लेकिन आपने कहा पहला ये सरकारी और ये प्राइवेट होता, हम इसमें ऑनरशिप देखकर डिवाइड करते हैं। अब दूसरी बात आती है। अच्छा, अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि अब हमारे देश में, कि सर अगर ये बताइए कि अगर ऐसा हो देश के अंदर कि अगर कोई क्षेत्र सरकारी हो, अभी भाई बाकी बातें बाद में, सब कुछ बाद में, प्लीज क्लास पे आप पिछली 3 क्लास से जिस तरह पढ़ रहे हो ना उसी तरह पढ़ो, आज भी सब कुछ आएगा क्लियर। अभी सिर्फ इस बात पे शांत हो, इधर उधर की बातें कुछ नहीं होंगी अभी। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है, मान लो कोई गवर्नमेंट कंपनी है सर, अभी क्या मैं उसको प्राइवेट कर सकता हूं? ये बताओ मुझे। या मैं कहूं कि कोई प्राइवेट कंपनी है तो क्या उसको गवर्नमेंट किया जा सकता है प्राइवेट को? देखो, इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल समझना। हमारे देश में 1932 में एक एयरलाइंस बनी जिसका नाम था टाटा। टाटा ने अपनी एयरलाइंस शुरू की थी। टाटा ने क्या शुरू करा था सर? अपनी एयरलाइंस की थी। और बाद में 1953 के अराउंड उसको सरकारी कर दिया गया, क्योंकि टाटा जो है वो सरकारी तो थी नहीं। सर 1953 में एक कंपनी बनी टाटा एयरलाइंस, जो कि एक प्राइवेट थी। बाद में जब हमारी सरकार बनी, देश बना, आजाद हुआ, तो फिर हमने उसको सरकारी बना के एयर इंडिया कर दिया। और अभी 2019-20 के करीब में हमने इसको वापस से सरकारी से फिर से प्राइवेट कर दिया, फिर से टाटा वालों को दे दिया। अब देखो ध्यान से समझना, तो मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि सर अगर 1932 में था प्राइवेट, फिर सरकारी बनाया। जब कोई चीज प्राइवेट हो और उसको सरकारी बनाया जाए, प्राइवेट को सरकारी बनाने को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। प्राइवेट को कोई चीज सरकारी बनाए तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण कहते हैं। और अगर मैं पूछूं कि बताओ कोई चीज सरकारी से प्राइवेट बने तो उसे निजीकरण कहते हैं। या कोई चीज का हिस्सेदारी बेची जाए तो उसे निजीकरण बढ़ाना कहते हैं। तो अगर आपसे मैं एक लॉजिक पूछूं कि भारत को 2 देशों में बांटा जाए हिस्सों में,
1990 से पहले, 1990 के बाद? आप जरा बताओ मुझे सोचकर, 1990 से पहले, मैंने कल आपको ओपन के बारे में बताया था, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर 1990 से पहले अगर हम देखें तो हमारे देश में ज्यादातर जो था सरकारी था, यानी उस दौर में हम चीजों को सरकारी बनाते थे, प्राइवेट को हमने सरकारी बनाने का काम किया था। 1990 से पहले देश में क्या होता था? राष्ट्रीयकरण होता था, नेशनलाइजेशन होता था। अच्छा, अगर मैं कहूं 1990 के बाद क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है। लगातार हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं सर, हर बार न्यूज आती है कि सरकार जो है वो इतना प्राइवेट करने वाली है। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जब जब सरकार डिसइन्वेस्ट करती है, मेरी बात समझना, जब जब सरकार बेचती है, बेचने को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। जैसे इस साल 2024 का बजट आया है, आप सभी लोगों ने क्या 2024 के बजट को देखा था, उसकी स्टडी करी थी या उसका एनालिसिस किया था, उसके क्वेश्चन ट्राई किए? तो आपको मैं एक बात बताता हूं, इस साल सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए, कितने भाई बताऊंगा, लग के अभी वेट करो, 50,000 करोड़ रुपए जो हैं सर, यहां पर वो डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्त करेंगे कितने? 50,000 करोड़ रुपए। यानी सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी थोड़ा थोड़ा। अभी जैसे एयर इंडिया थी, पूरी बेच दी, LIC के 3% बेचे हैं, कोल इंडिया कंपनी के 3% बेचे हैं, थोड़ा सा SBI का हिस्सा बेचेगी, थोड़ा सा किसी और का हिस्सा बेचेगी। तो कुल मिलाकर आप कहोगे सर इस एक साल में 50,000 करोड़ रुपए यहां से मिलेंगे सरकार को। मेरी बात समझ पाए? तो विनिवेश करना क्या हुआ, और ये विनिवेश मुझे बताओ कब से बढ़ावा मिला होगा सर? इसको बढ़ावा मिला 1991 के बाद, जब हमारे देश में चीजें बदली हैं। मैंने बताया आपको, जो इकोनॉमी में सुधार हमारे आए हैं देश में 91 के बाद, उसके तहत फिर हमने कहा सरकारी मतलब घाटे का सौदा है, उसको प्राइवेट करने पर जोर दिया हमने, डिसइन्वेस्ट करा। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होगा? सरकारी हिस्सा बिकेगा, और जितना सरकारी बिकेगा उतना प्राइवेट बनेगा। बात समझ आई? सर दो प्रक्रिया। अब ये मत पूछना अभी कि सर इसमें प्राइवेट करने का फायदा है या नुकसान है, ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ छोटी छोटी बातें कर रहा हूं आपसे कि किसी प्राइवेट को सरकारी बनाना या सरकारी को प्राइवेट बनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो प्रोसेस चलते हैं। और आज के समय में सर हर कोई प्राइवेट हो रहा है, चीज धीरे धीरे प्राइवेट होती चली जा रही है। एक बार यस कहो सभी लोग, दिमाग में फिट होनी चाहिए बात पूरी तरह से। चलिए भाई, अब बस आप इसको नोट कर लीजिए भाई। निजीकरण और राष्ट्रीयकरण क्या है बताओ मुझे भाई सुजीत? मैंने कहा कोई चीज है जो प्राइवेट कंपनी थी उसको सरकारी, और सरकारी है तो उसको प्राइवेट। प्राइवेट करना निजीकरण हो गया, प्राइवेटाइजेशन। सरकारी करना राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन। सरकारी करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, सरकारी हो जाता है। प्राइवेट करने के लिए बेचते हैं, बिक जाता है तो प्राइवेट में चला जाता है। गवर्नमेंट प्राइवेट हो सकता है, समझ में नहीं आया भाई, आज मैं नहीं समझा पा रहा आपको शायद। मुझे एक बात बताओ, एयर इंडिया कंपनी देखी थी आपने? भाई आपको मैं इतना उम्मीद करता हूं कि आपकी जो एज है वो लगभग 20 साल प्लस है। मैं ये उम्मीद करता हूं आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो इतना मैं एज्यूम कर रहा हूं भाई, मानना भी पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि आप एयर इंडिया के बारे में जानते हैं। सर हाँ, एक एयरलाइंस थी, एक प्लेन था, वो जाता था दूसरी जगह देशों में लेकर, इंडिया के अंदर लेकर, वो सरकार की चलती थी, सरकारी थी। एयर इंडिया नाम की जो कंपनी थी वो सरकारी थी। आज जो एयर इंडिया है वो सरकारी है या प्राइवेट है, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे कि यस बिल्कुल, अब ये एयर इंडिया थी, अब वो प्राइवेट हो गई है, अब वो टाटा कंपनी की हो चुकी है, और टाटा कंपनी ने सरकार को इस एयर इंडिया के शेयर लिए, खरीदा, उसके बदले 18,000 करोड़ दिए हैं।
सरकार को टाटा कंपनी से 18,000 करोड़ मिले हैं एयर इंडिया को बेचने पर। तो बस ये है प्राइवेटाइजेशन। जैसे मैंने कहा टाटा एयरलाइंस को प्राइवेट से सरकारी बनाया था कुछ साल पहले 1953 में, आज वही को वापस से प्राइवेट। बहुत सारे बैंक याद करो 69 में, 1969 में बहुत सारे बैंक थे हमारे देश के जो उस समय प्राइवेट थे। जो आज पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे प्राइवेट थे पहले, ये सबको सरकारी बनाया था। और आज आप इन्हीं में से देखो धीरे धीरे करके कुछ कुछ प्राइवेट हो रहे हैं सर। बस ये प्रक्रिया है, कभी सरकारी बनाने का है तो कभी प्राइवेट करने का है। भाई थोड़ा सा आप भी फोकस के साथ पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं भाई, प्लीज 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 मैं कह रहा हूं आपसे, जब मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट को सोचो, इधर उधर कोई कहानी मत सोचना, वरना मेरे और आप दोनों के लिए परेशानियां हो जाएंगी। कंसेप्ट को सुनो, कंसेप्ट को समझो, यस कहो, फिर उसको नोट करो, अब इसको डन करो, अब इसको डन करो। चलो मेरे दोस्त, भाषा इतनी आसान है कि कोई वैसे भी पढ़ ले तो समझ में आ जाए। तो सरकार निवेश करती है, पैसा लगाती है, तब सरकारी बनता है। सरकार विनिवेश करती है अर्थात बेचती है, तो प्राइवेट बनता है। अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति करनी है यहां से। एक साल में 50,000 बताया मैंने, और 4 साल में 6 लाख करोड़ का लक्ष्य है। अब पूरा होगा या नहीं? मोहित, बात पूरी तरह समझ में। अब मेरी बात सुनना भाई ध्यान। अच्छा, दूसरी बात ये कही मैंने आपसे कि सर अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि कोई भी कंपनी, ध्यान से दोबारा सुनना भाई, दो बातें हो गई हमारी। अब मैंने आपसे क्या कहा कि सर हमारे पास एक ऑर्गेनाइज है जिसे हिंदी में कहते हैं संगठित, और एक होता है जिसे कहते हैं असंगठित। संगठित और असंगठित। अब हमारे देश में जितने लोग संगठित हैं, सोचना ध्यान से, संगठित हैं,
अब वो सैलरी कमाते होंगे तो सरकार को लगभग पता है कि इनके अकाउंट में इतना पीएफ गया है, तो इनकी सैलरी कितनी होगी। भाई अगर मैं आपसे कहूं आपकी सैलरी में 1% इतना रुपए कटेगा, 1% का, तो कोई भी बताएगा 100% का मतलब कितना है। सर उनकी सैलरी पैसे बैंक बैलेंस में आते होंगे, अकाउंट में आते होंगे। अमूमन आप देखो हमारे देश में इनकम टैक्स जो है वो कम क्यों मिलता है सरकार को। हमारे देश में अगर इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स बहुत कम प्राप्त करती है सरकार। जरा सोच के बताना सर ऐसा क्यों होता है। हमारे देश की सरकार इनकम टैक्स क्यों कम लेती है, क्या ले पाती है? क्योंकि आप ये कहोगे सर हमारे देश में जितने लोग काम करते हैं सर 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जिनकी सैलरी या तो गवर्नमेंट देती है, या जिनकी सैलरी अगर बड़ी कंपनी में है तो बैंक वगैरह में आती है। तो उनको मजबूरी में, उनकी तो मजबूरी है सर ना कि भाई सैलरी बैंक में आएगी तो सरकार को पता चल जाता है। लेकिन 85% लोग जो है, मान लो अगर मैं एक बात कहूं, एक अंदाजा, एक रिक्शा चलाने वाला दिन के मान लो कि सर 400-500 रुपए, और एक ऑटो चलाने वाला 2,000 रुपए तक दिन के कमा लेता है। अगर वो दिन के 2,000 रुपए तक कमा रहा है और महीने के वो 60,000 रुपए, 50-60 हजार रुपए कमा रहा है, तो उसकी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाती है। पर आप देखोगे कि अमूमन ऐसा कोई ऑटो वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई ऐसा सेल्समैन काम करने वाला, छोटी सी कहीं नौकरी करता, 20-25 हजार रुपए महीना लेता है सर। तो होता क्या है सुजीत, मैं समझना, तो आप कहोगे सर ये इनकम टैक्स देने से बच जाता, बनता है पर बच जाता है, क्योंकि सर अब ये कैश में डील करता है। अब 140 करोड़ की आबादी में सरकार को क्या पता किसने कितना कमाया, क्योंकि जो बहुत बड़ी रकम कमाता है, करोड़ों रुपए में कमाता है, उसको तो बताना पड़ेगा, या लाखों में कमाता बताना पड़ेगा, या उसके बैंक में आता है तो मजबूरी है बताने की, बाकी लोग बताना नहीं चाहते। बात समझ रहे हैं मेरी? तो हर इंसान ऑर्गेनाइज में आना चाहता है, और सरकार भी चाहती है कि हर कोई ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि उससे सरकार को भी तो ज्यादा कमाई होगी, क्योंकि सबकी डिटेल सरकार को पता चलेगी। तो पीएफ एक अमाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड कहते हैं जिसे, जो हमारी सैलरी का वो हिस्सा जो हमें रिटायरमेंट के समय दिया जाता है ताकि हम फ्यूचर के लिए खर्च कर सके, वो पीएफ होता है। तो अब आप क्या कहोगे, मेरी बात समझना, बिल्कुल ध्यान से सुनना कि सर अगर हम कंडीशन के आधार पर चले, एक संगठित होगा जहां पर हमारी निश्चित जॉब होगी, जॉब स्थिर होगी, जो हम काम कर रहे हैं जॉब सुरक्षा या जॉब स्टेबल होगी, निश्चित होगी, हमारी जॉब में एक निश्चितता होगी, हमारी फिक्स यानी कि निश्चित वेतन प्राप्त होगा, हमें निश्चित वेतन मिलेगा। यह भी आपको याद करना है भाई कि सारे नियम कानून लागू होंगे, छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ होगा, फ्यूचर के बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड कहते हैं इसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका पैसा वो भी मिलेगा। लेकिन असंगठित वालों में जॉब अनिश्चित होती है, पता नहीं भाई कोई भी समस्या आएगी तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वेतन फिक्स नहीं होता। देखो ना कोरोना में लोगों की सैलरी घटी, फिक्स होता तो कैसे घटती, वेतन निश्चित वेतन नहीं होता, जो नियम कानून है वो लागू नहीं होते, सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता, तो इसलिए बस जो कमा रहे वही होता है इसमें, इसे असंगठित कहते हैं। बात समझ में आई हो तो यस कहना। इसी को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में बांटते हैं हम लोग। चलिए भाई, शिखर, आपका भी नाम शिखर पर होगा एक दिन, ठीक है भाई। चलिए राघवेंद्र, पूरी बात समझाइए बहुत ध्यान से। सर कानून का अर्थ क्या है, जैसे सैलरी कितनी होनी चाहिए, विश्वजीत वो बाद में बताऊंगा, अभी बहुत बातें बाकी है, आज चौथी ही क्लास है, बस बहुत कुछ आएगा। तो आपने कहा सर जैसे की बात की जाए यहां पर कानूनों की, आप अमूमन ये देखेंगे महिलाओं को सैलरी कम मिलती है, महिलाओं को सैलरी कम मिलती है, पुरुषों को सैलरी ज्यादा मिलती है। ओवर टाइम भी करा लेते हैं नॉर्मली दुकानों पर, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं, जितना बनता है उतना ही देते हैं। कानून ये कहता है अगर आप
ओवर टाइम कर रहे हो ना तो पैसा डबल मिलना चाहिए। महिला को पुरुष को बराबर वेतन मिलना चाहिए। महीने की कुछ छुट्टियां सबको मिलनी चाहिए। ये होते हैं कानून कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मतलब काम करते समय दुर्घटना हो जाए, तो इतना पैसा भी मिलना चाहिए। ये होता है कानून। ये नियम भी लागू होंगे वहां पर। तो डिसइन्वेस्टमेंट किसमें आता है? डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करने में आता है। डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन करने की एक प्रक्रिया है, सरकार को पैसा कमाने का एक तरीका है। ये किसी में नहीं आता है, ये एक प्रक्रिया है जो कि सरकार पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करती है, अपनी संपत्तियों को बेचती है। चलिए एक आखिरी बात और सुनिए, बस आज की आखिरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपसे यह कहा कि सर जब कोई इंसान, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर बेस्ड, ध्यान से सुनना। देखो, जब कोई इंसान है सर, जब वो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड कोई काम करता है, पहले पूरी बात का जवाब देना। तो कृषि और संबंधित काम में जब इंसान लगा होता है, गांव से जुड़े काम में, तो उसको प्राइमरी कहते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कृषि ही होता है, और आज अब देखिए देश की आधी से ज्यादा आबादी कृषि में काम करती है। जहां कुछ बनाया जा रहा है उसको सेकंड कहते हैं, जो उद्योग होते हैं हमारे, और उद्योग में जो काम करने वाली लेबर होती है वो सेकंड में आती है। और जो हमारा टर्शरी तृतीयक है उसमें सेवाएं आती हैं। जो मैं पूछूं वो बताना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताना, सर इन सबसे कमाई जो होगी वो भारत की देश की जीडीपी होगी। भाई सारी कमाई यानी 140 करोड़ हम भारतवासी हैं, और हम सबकी देश की इनकम को मिलाकर एक शब्द बोलते हैं जीडीपी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरी बात समझना। कोई बात नहीं रंजन, अभी वेट करते हैं भाई। अब देखो, तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा कमाई कौन सा देश, कौन से लोग करते हैं देश में? कमाई बताओ किसकी ज्यादा है? मैं दोबारा लिखवा दूंगा, वेट कर लो, कोई बात नहीं भाई। मुझे ये बताओ कमाई किसकी ज्यादा है देश में? जितने भी लोगों को आप देखेंगे सर, किसान कुछ नहीं कमा पाता, किसान की कमाई सबसे कम है। मेरी बात समझना। आज अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में जितना पैसा कमाया जाता है, लगभग 16-17% कमाई किसानों की है, लगभग 29-30% देश की कमाई उद्योग में काम करने वालों की है, और लगभग 54-55% कमाई किसकी है बताओ मुझे? थर्ड वालों की है। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सैलरी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बिजनेस में डायरेक्टर जनरल है और सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। अब ये मूवी में जो काम कर रहे हैं, जो बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, जो यहां पर आप कहोगे कि सर खेल रहे खिलाड़ी, खिलाड़ी भी तो सेवा ही कर रहा है ना भाई। कोई चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलेगा, कोई अभी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा, सेवा कर रहा है। इंडस्ट्री में आता है काम करने वाली लेबर के लिए, लेबर नहीं कमा रही है, किसान नहीं कमा रहा, पैसा बिजनेसमैन का है, वो कमा रहा है। अब गौतम अडानी किस में आएंगे सर? इसमें आएंगे। मुकेश अंबानी किस में आएंगे? वो इसमें आएंगे। तो इसका मतलब ये तीसरा वाला कमाएगा। अच्छा, लेकिन मैं पूछूं बताओ काम सबसे ज्यादा लोग कहां करते हैं? अगर ये पूछूं सबसे ज्यादा लोग काम कहां करते हैं देश में, तो आप कहोगे काम करने के मामले में आज के समय जो लोग काम कर रहे हैं देश में, वो काम कर रहे हैं सबसे ज्यादा देश की आबादी का लगभग, आज भी देश की आबादी में लगभग आधी आबादी ऐसी है सर, देश की आबादी का लगभग सबसे ज्यादा लोग जो काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम जो करते हैं वो किसान है। सबसे अधिक लोग काम जो है वो खेती में करते हैं। तो अब ये सोचो, कमाई के मामले में कोई और अब से आगे है, काम कहीं और लोग सबसे ज्यादा करते हैं। काम आज भी लोग खेती में, और आधी आबादी हमारी ऐसी है, लगभग मान के चलिए। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा एक बात और याद रखना। कई बार मैं कहता हूं कि भाई जैसे मान लो काम कर रहा है कोई इंसान, मैं कहता हूं वो इंसान रेड कॉलर जॉब कर रहा है। कैसी जॉब कर रहा है? रेड कॉलर। अब कोई इंसान कहे कि रेड कॉलर जॉब है इसकी, या कोई इंसान को कहे ब्लू कॉलर जॉब है, या कोई इंसान को कहे व्हाइट कॉलर जॉब है, और इसी के अंदर जो कंपनी के बिजनेसमैन वगैरह वो इसी में आते हैं सर, उनके लिए अलग से एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं गोल्ड कॉलर। उसके लिए गोल्ड होता है। वैसे तो रेड का मतलब देखो मिट्टी से लगा होता है अमूमन। तो जब मैं कहता हूं ना ये रेड कॉलर काम करता है, इसका मतलब ये किसान है, ये शब्द हुआ।
जैसे आपने देखा महिलाओं के लिए क्या शब्द यूज होता है, पिंक। भाई जो पिंक ऑटो होता है, पिंक टैक्सी होती है, पिंक बूथ होते हैं बहुत सारे, पिंक आजकल पुलिस स्टेशन बन रहे हैं पिंक। तो पिंक एक रिप्रेजेंटेटिव शब्द है महिलाओं के लिए। जैसे कहीं लिखा है ना ये पिंक सीट है, तो इसका मतलब समझ जाओ महिलाओं के लिए रिजर्व है। वैसे ही याद रखो, जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं रेड कॉलर कहकर, तो वो किसान के लिए होता है। जब मैं ब्लू कॉलर कहता हूं, ब्लू कॉलर, तो वो मैं कहता हूं कि लेबर क्लास है, ये काम करता है। जब मैं व्हाइट कॉलर कहता हूं, व्हाइट कॉलर का मतलब जिसके कपड़े गंदे नहीं होते, जो फिजिकली काम नहीं कर रहा। जैसे मैं भाई सुबह जैसे कपड़े पहने थे अभी तक वैसे ही हैं। कोई लेबर कर रही होती ना इस काम को, कपड़े गंदे हो जाते हैं, और कोई खेत में काम कर रहा होता उसके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। व्हाइट कलर का मतलब मेरा मेंटली वर्क हो रहा है यहां पर, लेकिन फिजिकली वर्क नहीं हो रहा सर, जैसे थे वैसे ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि व्हाइट कॉलर में हम मेंटली तौर पर काम करते हैं, फिजिकली नहीं करते। बाकी दोनों में हम फिजिकल करते हैं। अच्छा, गोल्ड कॉलर में क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं, हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं, जैसे गौतम अडानी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो खुद थोड़ी काम कर रहे हैं सर्विस, वो तो पैसा लगा के बैठ गए, कंपनी के डिसीजन ले रहे हैं, डायरेक्टर बने हुए हैं कंपनी में। अब जो भी कमाई हो रही है सबसे ज्यादा सोचो उन्हीं की तो हो रही है। ये गोल्ड हो गया। अब मुझे एक बात और सोच के बताना, जब देश विकास करता है तो कौन सी चीज में इनकम बढ़ती है, कौन से लोगों की इनकम कम होती है, सोच के बताना भाई। जब एक देश विकसित होता है या विकास करता है तो क्या बढ़ता है क्या कम होता है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूं एग्जाम में सवाल आ गया, देश विकास कर रहा है तो बताओ कौन से क्षेत्र को वृद्धि होगी या कमी होगी, सोच के बताओ। देखो, अब जब विकास वर्ड आया ना तो अमेरिका को सोचो, अमेरिका को सोचो विकास में। जैसे जैसे विकास बढ़ेगा वैसे वैसे लोग खेती छोड़कर क्या करेंगे, सर्विस करेंगे सर। अब अमेरिका को देखिए, अमेरिका की मोस्टली 70% इनकम, सर ये बढ़ेगा, जब विकास बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, खेती में वृद्धि, और विकास बढ़ेगा तो खेती में कमी और टर्शरी में वृद्धि होगी। ये तो आप मानते हैं ना सर। तृतीयक में नहीं, देखो याद रखो कि आप एक चीज समझना, मेरी बात ध्यान से देखना, क्योंकि जब आप बात करते हो ना परसेंटेज में, देखो जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि किसानों की आय 10 है, बाकी की आय 20 है, और यहाँ पे 31 है। यानी अब मैं आपसे कहता हूं कि एक साल बाद इनकी इनकम बढ़ के 11 हो गई, इनकी इनकम बढ़कर 22 हो गई, और इनकी इनकम जो है वो बढ़कर 87 हो गई। अब आप कहोगे सर तीनों की बड़ी है, लेकिन ध्यान से देखो परसेंटेज वाइज ये 100 रुपए थे, 100 रुपए में से ये 10% होता था। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे सर ये कितना हो गया, 1 2 3 0, उसके बाद ये हो गया 120। अब जब 120 का 11 निकालोगे तो लगभग ये 9% से कम आएगा, ये 8% आएगा। तो आप ये देखोगे परसेंटेज में तो कम हो रहा है ना सर, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, बस इसके बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा। और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने कहा ना जो मैं पढ़ाऊंगा आप बस उसको करते हुए चलना, आप कुछ मत सोचना। मैं आपको सवाल दिखाता हूं, उन सवालों के जवाब दो पहले मुझे, फिर लिखवाऊंगा। पहले सवालों के जवाब दो फिर लिखवाऊंगा। पहले सवालों के जवाब। एमएसपी, हाँ वो अभी आएंगे, आने वाली क्लास में आएंगे, अभी तो नहीं, आने वाली क्लास में हो। बस मेरा जो सवाल है जरा उसको ध्यान से सुनना और कोशिश करना उसका जवाब देने की। चलिए बस सोच के जवाब दीजिए इस क्वेश्चन नंबर 23 का। क्या होगा भाई? लेबर वो होती है जो फैक्ट्री में मजदूरी करती है। भाई आपने देखा होगा एक दर्जी है जो कपड़े सीता है, वो क्या है, वो लेबर है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
ये सर्विस है, क्योंकि लेबर कोई सामान बनाती है, गुड्स बनाती है, सामान बनाती है। समझ में आ रही है बात? कहीं गाड़ी के पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं मोबाइल फोन के पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं मोबाइल बन रहा है, कहीं गाड़ी बन रही है। ये हो गया आपके पास लेबर होना। मैं पढ़ा रहा हूं, कोई इंजीनियर काम कर रहा है, वो सेवाएं दे रहा है अपनी। आप वकील के पास गए, उससे राय मशवरा करने, ये सेवाएं हो रही है। तो मैंने बताया जब सरकारी और निजी में बांटा जाता है तो क्या देखा जाता है? सरकारी और निजी में बांटने का मतलब है सर, हम उसकी ऑनरशिप को देखते हैं, उसके आधार पर हम सरकारी और निजी मानते हैं। जबकि गतिविधियों के आधार पर, अगर पूछा जाए गतिविधियों के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, तो आप क्या कहोगे सर? एक्टिविटी के आधार पर। रोजगार की नीतियों के आधार पर क्या होता है सर? इसके आधार पर होता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। इसके आधार पर ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज होता है। इसके आधार पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है। जरा कॉपी को उठाकर ध्यान से देखो, रोजगार की नीतियां यानी रोजगार की शर्तें ये बताती हैं कि क्या होगा। शोभित, तो आंसर ए होगा। आपने लिखा हुआ है, इसमें ए आंसर आएगा। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। अब मुझे बताना, यह सवाल इस तरह पूछेगा, कौन सी थर्ड एक्टिविटी में आता है? कौन सी थर्ड में आता है? जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से बताओ मुझे। आप कहोगे सर जब कोई इंसान खेती करता है तो फर्स्ट में आता है, वो प्राइमरी में आता है। जब कोई निर्माण काम में लगा है, मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने में, वो सेकंड में आता है। दूध का काम करना भी प्राइमरी में आता है, गाय भैंस का दूध निकालकर बेचना। जब व्यापार करता है तब वो टर्शरी में आता है। इतना हल्का सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है कि ट्रेडिंग करना, बिजनेस करना, ये हमारा सेवा मानी जाती है, ये हमारी सेवा का पार्ट माना जाता है। जैसे कि देखो ये सवाल आया हुआ है, आजादी के समय 1947 या 1950 के समय बताना कि सर भारत में जो सबसे ज्यादा इनकम होती थी वो किसकी होती थी? सवाल को दोबारा ध्यान से पढ़ना। स्वतंत्रता के समय, आजादी के समय सबसे ज्यादा कमाई कौन करता था? और आज के समय देखो, अगर मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं यानी देश की कुल आय की बात कर रहा हूं, आज कौन सबसे ज्यादा करता है आज? और आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय, जब देश में आजादी मिली थी तब 90% लोग किसान थे और सबसे ज्यादा लोग उस समय किसान, खेत इंसान पैसा कमाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है और समय बदलने के बाद आज जो सबसे ज्यादा पैसा कमाई कर रहा है वो टर्शरी कर रहा है। अगर सवाल में आज का पूछा होता तो सी ऑप्शन होता, और सवाल में आजादी के समय पूछा है, उस समय किसान ही कमाया करता था, उस समय किसान ही कमाया करता था सर, और कोई सेक्टर इतना बड़ा था नहीं। देखो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में होंगे कि वो आपको डिवाइड करना है कि कौन सी एक्टिविटी जो होगी वो किसका पार्ट मानी जाएगी। अच्छा, आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं, बताओ आज भी लोग खेती ज्यादा करते हैं देश में, उसकी क्या वजह है? अपने आराम से सोचो और मुझे बताओ। आज भी देश के ज्यादातर लोग खेती करते हैं, उसकी क्या वजह है? तो आप क्या कहोगे? सर आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग खेती करते हैं इसलिए कि उनको ज्यादा कमाई होती है? नहीं, आज हमारे देश में लोगों को ज्यादा कमाई होती है क्या इसलिए खेती करते हैं? ना, रिटर्न मतलब पैसा कहां मिलता है कुछ भी। सर इसलिए खेती करते हैं क्योंकि बाकी वो जाएंगे खेती छोड़कर तो कहां जाएंगे भाई, खेती अगर छोड़ देंगे तो दूसरी जगह इतना काम भी तो नहीं है सर, बेरोजगार हो जाएंगे फिर तो। भाई आप ये कहो कि सर मैंने खेती छोड़ दी तो मैं अब सर्विस में जाऊंगा, सर्विस में वैसे ही लोगों के पास काम नहीं है। भाई कोई पॉलिटिकल तो नहीं कह रहा नहीं आपको खेती करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। अच्छी कमाई हो रही है, ऐसा भी नहीं है। यहां लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मजबूरी ये है कि अगर खेती करना छोड़ दे तो क्या करें। ये ऐसे सवाल आए हुए एग्जाम में।
तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हर एक सवाल का जवाब दोगे। अब ये एक सवाल आया है, जब आप प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हो, जब आप प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हो, जैसे भाई आपने एक जमीन है और जमीन के ऊपर, ध्यान से सुना, जमीन है, जमीन के ऊपर आपने गन्ना का उत्पादन किया, गन्ना, फिर गन्ने को आपने चीनी बनाने के लिए भेज दिया। भाई जमीन पर आपने गन्ना उत्पादन किया और फिर चीनी बनाने भेज दिया। अब जो गन्ना बना वो जमीन पे बना, जमीन है प्राकृतिक, और गन्ना बनना क्या हो गया सर, प्राइमरी। क्योंकि जब प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल करोगे तो प्राइमरी होगा, एग्रीकल्चर होगा यानी। और फिर जब प्राइमरी की चीज का इस्तेमाल करोगे, आगे बनाओगे कोई चीज, वो सेकेंडरी होगा। और जो चीनी बेचेगा, जो चीनी बेचेगा, बेचने वाला सेवा दे रहा है, वो सर्विस हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? हर इंसान काम कर रहा है सर, तो प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल जहां होगा वो हमारा बन जाएगा एग्रीकल्चर। अब बताओ मुझे एक बार, कॉन्फिडेंस है या नहीं आपके अंदर? और सच सच बताना बिल्कुल ईमानदारी से, आज एक तरह से मैं कहूं तो मेरा पहला चैप्टर लगभग काफी हद तक पूरा हो गया है, जिसमें हम सेक्टर, इकोनॉमी और ये सब बात करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे एक बात, कि पढ़ाने को इसमें इतना है ना कि आप अभी भी 4 क्लास और पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है सर, कि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, और हमारे एग्जाम में एसएससी लेवल का कोई एग्जाम होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। माइनिंग भी है, पर माइनिंग जो है वो है तो प्राइमरी का पार्ट ना। तो प्राकृतिक संसाधनों में प्राइमरी जब बोल दिया तो फिर माइनिंग क्यों बोलोगे? ये ध्यान रखना है, अपने लेवल को करना है, ये मत करना कि कुछ भी पढ़ दिया। चलिए अब इसको नोट करिए, इसको नोट करिए भाई, अब सिर्फ नोट करने का काम है आपका। सिर्फ नोट करते हुए जाइए, कुछ नहीं करना इसके बाद, नोट करिए।
चलिए दोस्त, बिल्कुल दिखाता हूं रंजन, वेट करिए, अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा। आगे देखते हैं भाई, अगला पॉइंट। अब मैंने यहां पर देखो ये बात बताई आपको कि सर कौन कौन सी चीज किस में आती है। जैसे खेती करना, कृषि करना। अब कहोगे सर कृषि करना जो होगा, ये कृषि करना ये आपका जाता है प्राइमरी में। मैंने एग्जांपल दिए आपको, ये प्राइमरी में। बागवानी करना, एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर कहते हैं रेशम के लिए। भाई रेशम किससे बनता है? रेशम के कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनसे रेशम बनता है। जो मधुमक्खियां जो शहद का काम करती हैं, वो एपी कल्चर में आता है, मधुमक्खी वाला काम। भाई मधुमक्खियों का छत्ता बनाया जाता है, उसे शहद निकाला जाता है, ये भी काम है। मुर्गियों को पालना, जानवरों को पालना, पेड़ पौधों का काम, खनन करना, पत्थर तोड़ना, उत्खनन, मछलियों को पालना, डेयरी करना, वीविंग यानी बुनकर का काम, ये सारे काम प्राइमरी में आते हैं। बिजली बनाना, ऊर्जा बनाना, खाना जो अनाज है वो बनाना, उससे गाड़ियां बनाना, जल बनाना, जल पीने के लायक बनाना, तेल बनाना, पेट्रोल डीजल, ये सारा सेकंड में आता है। और बाकी सेवाएं जो हो गई, पुलिस में हो, सेवा में, जज में, खेल कूद में, फिल्म में, पोस्ट में, कोरियर भेजने में, डिलीवरी करने में, ये सारा आपका टर्शरी है। बस इस बात को याद रख, कुछ भी आएगा एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा, जो भी कुछ आएगा इसके बाहर नहीं जाएगा। स्क्वेयरिंग करते हैं, जो देखो आपने राजस्थान में देखा होगा या बड़ी ऐसी जगहों पर, जो पहाड़ों पर पत्थर तोड़े जाते हैं, पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम होता है, वो क्वेरिंग करना आता है। तो पहाड़ प्राकृतिक है, उनको तोड़ा जा रहा है, उसे बनाया जा रहा है, तो ये आपके पास ये भी इसी में काउंट होगा, प्राइमरी में माना जाए। इसको आराम से कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आराम से आपको सारी पीडीएफ मिल रही है लगातार, उसमें आपको ये सारी सेवाएं भी मिल जाएंगी। चलिए भाई, बहुत है, काफी है भाई। एक आखिरी बात और कर रहा हूं, इसको आप देख लीजिए एक बार। जब आजादी मिली तब कमाई कौन करता था और आज कमाई कौन करता है? तब भी लोग सबसे ज्यादा प्राइमरी में काम करते थे और आज भी सबसे ज्यादा प्राइमरी में काम करते हैं।
और जब जब देश तरक्की करता है तो हमेशा याद रखो, प्राइमरी कम हो जाता है और टर्शरी बढ़ जाता है। ये कुछ बातें जो मैंने आपके दिमाग में उम्मीद करता हूं फिट कर दी हैं, इनको देख लीजिए, 2 मिनट इसको लिख लीजिए। जब अगली बार मिलूंगा सारे सवाल करूंगा, जवाब आपके तैयार हो, आप कोई किताब उठा लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए, इसको नोट करने का टाइम है आपके पास, इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।